हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सबके सब अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू express my deep gratitude for all those who were waiting for this exceptional video, because this particular video is powered by your patience, your queries and your curiosity. ठीक है, इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो शूट किया था जिसमें हमने बहुत सारे डाउट्स जो है DSSB एग्जाम्स को लेकर हमने सॉल्व किए थे। हाउएवर देयर वर सम डाउट्स, सम रिमेनिंग डाउट्स जो हम इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप सेशन भले ही थोड़ा देर से आया है बट बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली हमने देखा है कि जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं लाइक इन द यूट्यूब कमेंट्स बॉक्स, या फिर हम बात करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप की, ठीक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी की, तो उधर भी जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, पर्टिकुलरली उन्हीं चीज़ों को हमने इस वीडियो में एड्रेस किया है। और कुछ नई वैकेंसीज जो हमें इस ईयर में या फिर नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में देखने को मिलने वाली हैं, कुछ ऑन गोइंग वैकेंसीज जिनके एप्लीकेशंस अभी भी ओपन हैं रिलेटेड टू द टीचिंग एग्जाम्स, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वो है आपका स्कोर कैलकुलेशन, कि आपको एग्जैक्टली करना कैसे है। ठीक है, आपका नॉर्मलाइजेशन कब होगा, कैसे होगा। ठीक है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसमें फिर से बच्चों को कुछ डाउट्स हैं, कुछ NCTE जो सर्टिफिकेट है आपका वो किस लिए ज़रूरी है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ से वो आपको मिल सकता है। ठीक है, और उसके साथ साथ कुछ DSSB के साथ साथ जो ऑन गोइंग टीचिंग वैकेंसीज हैं वेरियस नियर बाय स्टेट्स, वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस देम। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर मोमेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले रहे हैं TGT इंग्लिश एग्जाम का। ठीक है, इसमें आपका जो स्कोर है, मतलब जो रिजल्ट में आपको स्कोर दिखने वाला है, उस तक आप कैसे पहुंचेंगे, उसका आप एग्जैक्ट या एक्यूरेट एस्टिमेट कैसे लगा सकते हो, ये सब आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, सो आई होप यू विल स्टे ट्यून्ड एंड यू विल एंजॉय द सेशन। या फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रो स्कोर कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, ठीक है, जितना भी आप रो स्कोर कैलकुलेशन करेंगे वो आपका एक पर्टिकुलर अभी राइट, लाइक अभी आपके पास फाइनल आंसर की नहीं है। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं उनमें से सबसे पहली चीज ये है कि आपको कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं पर डिसिप्लिन, हर डिसिप्लिन के, ठीक है, वो आपको याद है या नहीं है, कि आपने अटेम्प्ट्स कितने किए। ठीक है, इसके साथ साथ क्या चीज है कि उन अटेम्प्ट्स में से जो आपने अटेम्प्ट्स किए हैं उनमें से 100% करेक्ट कितने क्वेश्चंस हैं, साथ साथ 100% रॉन्ग कितने क्वेश्चंस हैं, और अब जो क्वेश्चंस बच गए, अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, करेक्ट क्वेश्चंस, रॉन्ग क्वेश्चंस, जो बच गए अनसर्टेन क्वेश्चंस कितने। तो अनसर्टेनिटी तो रहेगी ही रहेगी। देर इज नो पार्टिसिपेंट हु कैन क्लेम दैट मुझे 100% चीजें याद हैं, या फिर उसको एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं है कि मैंने इसका ये लगाया था या ये लगाया था। चाहे आपको एक क्वेश्चन में हो, बट अनसर्टेन क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, वो किसी भी पार्ट में हो सकते हैं, पार्ट A, पार्ट B। ठीक है, जिसकी वजह से आप अपना एग्जैक्ट स्कोर तो कभी प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। हाँ, आप एक रेंज तक जरूर पहुंच जाएंगे और बहुत प्रिसाइज रेंज तक पहुंच जाएंगे। कैसे, देखते हैं। जब भी आप अपना रो स्कोर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, उसमें दो फैक्टर्स हैं जो कि ऐड होकर एक आपको स्कोर देंगे। उनको हम डिटेल में एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि बच्चों ने मिस्टेक्स की हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है सब किसी को नहीं आता है, सबको आता है, कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आता है, बट कुछ कमेंट्स और कुछ हमने देखा है, मतलब पर्टिकुलरली देखा है कि थोड़ी सी मिस्टेक जो है कैलकुलेशन में हो रही है। चलिए देखते हैं। रॉ मार्क्स में आप देखेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप ऐड करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 के अटेम्प्ट्स और सब कुछ वो हम अभी देखते हैं साथ साथ। इसको आप ऐड करेंगे तो आपके रॉ मार्क्स आ गए। ठीक है भाई, मेरे रॉ मार्क्स आ गए। मुझे लग रहा है कि जो मैंने स्कोर किया है, अभी नॉर्मलाइजेशन को दिमाग में नहीं रखना है। ठीक है, मैंने जो स्कोर किया है वो ये लगभग इतना हो गया है। ठीक है, हो गया है। अब उसके ऊपर किस चीज का इफेक्ट पड़ेगा ताकि आपका फाइनल रिजल्ट में जो स्कोर आए उस पर इफेक्ट पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन का। अब नॉर्मलाइजेशन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है भाई, मेरे बढ़ेंगे या घटेंगे, या थोड़े बढ़ेंगे या ज्यादा बढ़ जाएंगे मार्क्स। ठीक है, वो सब आपकी शिफ्ट की डिफिकल्टी पे डिपेंड करता है।
अगर आपकी जितनी टफ शिफ्ट है उतना आपको बेनिफिट मिलने वाला है स्कोर में। अगर मैं बात करूं DSSB के PRT एग्जाम की जो कि हुआ था 2018 में, ठीक है, आप देखेंगे कि उसमें एक विजिबल डिफरेंस था इन द डिफिकल्टी ऑफ द शिफ्ट्स, मतलब रात दिन का फर्क आप उसमें देख सकते थे, ठीक है, देयर वाज अ विजिबल डिफरेंस, ठीक है, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन में बच्चों के 23 मार्क्स तक भी बढ़ गए थे, और उसी एग्जाम में दूसरे पार्टिसिपेंट के सिर्फ 7 या 8 मार्क्स पड़े, ठीक है, डिडक्शन नहीं हुआ था, ठीक है, डिडक्शन बहुत रेयर होता है, डिडक्शन नॉर्मलाइजेशन में नहीं होता है, ठीक है, वेरी रेयर, भले ही आपके बहुत कम बढ़े, ठीक है, आपकी शिफ्ट इजी थी, बहुत नेग्लिजिबल बढ़े, लेकिन बढ़ते हैं ज़्यादा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फटाफट से कि कैसे कैलकुलेट करें मैम, ठीक है, हमें सब समझ आ गया, अब हम देख लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिससे आपको चीज़ें 100% क्लियर होने वाली, ठीक है। एग्जाम्पल में हमने क्या देखा है, मान लीजिए एक 20 क्वेश्चंस का सेट है, जैसे आपके डिसिप्लिन में 20 क्वेश्चंस थे ना, कोई भी डिसिप्लिन सोच लो, ठीक है, चलो 20 क्वेश्चंस हो गए। अब आपने उनमें से अटेम्प्ट कितने किए हैं, क्या आपको याद है? लास्ट में एक रिव्यू आता है जब आपका कंप्लीट, मतलब एक समरी आता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वगैरह DSSB के, मतलब जो आपका मॉनिटर होता है, स्क्रीन होता है जिस पे आप एग्जाम देते हैं, उस पे आता है लास्ट में। तो अगर आपको पर्टिकुलरली याद है कि आपने 20 क्वेश्चंस में से 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे, ठीक है, अब देखो उनमें से आपको देखना है कि आपके 100% करेक्ट कितने हैं। आंसर की आ चुकी है ना, आपकी रिस्पॉन्स की नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है और उसका करेक्ट आंसर है। रिस्पॉन्स की DSSB देगा भी नहीं आपको अभी, एज पर देयर नॉर्म्स, राइट, रीसेंट नॉर्म्स, ठीक है। तो 100% करेक्ट मान लो आपके 12 क्वेश्चन हैं। अब 16 आपने किए थे, उनमें से 100% रॉन्ग आपके 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है, कितने हो गए? 14 क्वेश्चंस के बारे में पता चल गया, पर किए तो 16 है ना। तो जो बाकी 2 क्वेश्चंस बचे हैं उनमें हमें क्या है? डाउट। और जो ये आपका डाउट है, यानी कि अनसर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस, इनका कुछ भी हो सकता है, दोनों गलत भी हो सकते हैं, दोनों ठीक भी हो सकते हैं, एक गलत एक ठीक भी हो सकता है ना, मतलब कुछ भी केस बन सकता है। नाउ ये हो गया आपका, ठीक है। अब हम ये जो अनसर्टेन वाली बात है ना, ये हमको कहाँ लेकर जाती है? ये हमें लेके जाती है इन 3 पॉसिबिलिटीज के पास, या तो ये होगा या ये होगा या ये केस होगा। और जब ये पॉसिबिलिटीज बनती हैं तो आपको एक पर्टिकुलर एक्यूरेट मार्क ना मिलके एक रेंज ऑफ मार्क्स मिलता है कि आपका स्कोर इस रेंज में फॉल करने वाला, क्या मिलती है आपको? एक रेंज मिलेगी, ठीक है। अब मैं एक पूरे एग्जाम्पल से आपको ये चीज समझाती हूँ। देखिए, मान लीजिए यही केस है, इसी केस को हमने यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बना ली हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा था आपको कि भाई मैंने 16 क्वेश्चन किए हैं, तो आपका पॉसिबिलिटी 1 क्या हो गया? ठीक है, 12 क्वेश्चन करेक्ट हैं, 2 क्वेश्चन आपके मान लीजिए थे ही गलत, 100% रॉन्ग कितने थे? 2 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन गलत है। अब अनसर्टेन जो 2 हैं, मान लीजिए वो दोनों अनसर्टेन क्वेश्चन आपके ठीक हो गए, दोनों ठीक हो गए आपके, यू आर सो लकी। तो क्या होगा? तो आपका स्कोर 13.5 होगा आउट ऑफ 20, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्क, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है कि भाई आपके ये 2 क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं, है ना, ये भी जा रहे हैं, प्लस इसके साथ पॉजिटिव स्कोर में से 0.5 भी जाएगा। इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे इस कैलकुलेशन के दौरान, ठीक है। अब दूसरा केस क्या बन रहा है? भाई मेरे 12 क्वेश्चन ठीक है, 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत है। अब इस केस में ओहो, दोनों क्वेश्चन, वर्स्ट सिनेरियो बन गया, दोनों अनसर्टेन क्वेश्चन भी गलत हो गए। तो करेक्ट कितने हुए 20 में से? ओनली 12 क्वेश्चंस, ठीक है। और बाकी जो ये हुए हैं इनकी 0.25 इंटू 4, यानी 1 मार्क पूरा आपका चला जाएगा, 12 में से बचेगा आपके पास 11 मार्क। दिस इज योर पॉसिबिलिटी 2। द थर्ड पॉसिबिलिटी, ठीक है, विच इज अ डाइसी केस, ठीक है, बैलेंस्ड केस है एक। कौन सा? 12 क्वेश्चन तो ठीक थे, 2 क्वेश्चंस बिल्कुल गलत थे, ठीक है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि एक अनसर्टेन क्वेश्चन आपका ठीक हो गया, एक अनसर्टेन क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है, 50-50 हो गया।
अब आपका जो स्कोर है, ठीक है, ये आप प्लस माइनस करके देखेंगे जब, तो आपका बनेगा 12.25। तो देखिए इस सिनेरियो का हमें एक पर्टिकुलर एक नंबर नहीं मिला है, हमें एक रेंज मिला है कि हमारी जो रेंज होगी मार्क्स की वो जाएगी 11 से लेके 13.50 तक। यानी कि इस केस में आपका स्कोर इनमें से किसी में फॉल करेगा, और बीच वाला मैंने आपको बता ही दिया है जिसमें एक करेक्ट एक गलत होगा, तो 12.25 मार्क्स। तो आपको इस चीज से क्या पता चली, आपकी रेंज पता चल गई, क्योंकि अनसर्टेन क्वेश्चंस हैं भाई, ठीक है, रेंज पता चल गई। अब क्या होगा, ये सब होने के बाद, ये तो आपने दिया है ना DSSB को कि लो जी ये मेरी मेहनत, ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन करके वो लोग क्या करेंगे, जो आपकी मेहनत है, पर आपकी तो शिफ्ट अलग अलग थी, तो वो क्या करने वाले हैं कि जो आपकी शिफ्ट्स अलग अलग थी सबसे पहले आपको देंगे क्वालिटी, ठीक है, बिल्कुल सामान्य कर देंगे चीजों को, ठीक है, तराजू में तोल देंगे अब सारी शिफ्ट्स को। तो होगा क्या, नॉर्मलाइजेशन करेंगे, ठीक है भाई, नॉर्मलाइजेशन कैसे, उनके पास होता है एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को जो है वो हर शिफ्ट में लगाते हैं, हर शिफ्ट का जो एवरेज बनता है उस एवरेज को देखते हैं, और फिर जो हाईएस्ट एवरेज होता है, लाइक 7 शिफ्ट्स में आपका एग्जाम हुआ, तो 7 में से जो हाईएस्ट एवरेज बना है, बाकी सभी शिफ्ट्स के स्कोर्स को उस एवरेज की ओर लेके जाया जाता है, जिससे बच्चों को एक इक्वालिटी जो है इन देयर स्कोर्स, इन देयर अटेम्प्ट्स, इन देयर डिफिकल्टी ऑफ द शिफ्ट्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ हट जाता है और एक लेवल पे सारी शिफ्ट्स आ जाती, ठीक है। इस नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपको मिलने वाला है वो है आपका क्रक्स, ठीक है, द थिंग यू वर वेटिंग फॉर, जो आपको विजिबल होगा आपके रिजल्ट में, आपके स्कोर कार्ड में, वो है आपका फाइनल स्कोर, ठीक है मैम। अब अगली एक्साइटमेंट मुझे ये हो रही है कि जो ये नॉर्मलाइजेशन है ये मेरे को कितना बड़ा तोहफा देने वाला है ना, कि कितना मेरा फायदा हो सकता है इसमें, वो देख लेते हैं। चलिए, नॉर्मलाइजेशन का ना एक क्राइटेरिया होता है, देयर इज अ क्राइटेरिया फॉर दिस, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो लाइक रिलैक्सेबल इन कैटेगरीज, ठीक है, सो दैट्स अनदर पॉइंट। हम बात करेंगे सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन क्राइटेरिया 40% जो है वो सिर्फ किस में है, पार्ट बी में है, पार्ट ए में अब नहीं है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। तो जो आपकी जनरल रिजर्व्ड कैटेगरी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, उसमें आपको 40% स्कोर करना होगा पार्ट बी में, तभी आप क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी सिर्फ दिल्ली के काउंट होते हैं DSSB में, ठीक है, उसमें 35% स्कोर आपका पार्ट बी क्वालिफाई कराते हैं, ठीक है, पार्ट बी का स्कोर। अब जो बाकी कैटेगरीज हैं उनमें सब में 30% का क्राइटेरिया होता है, ठीक है, ये बात भी समझ आ गई। अब मैम अगला डाउट मुझे ये आ रहा है कि जो मेरी क्वालिफिकेशन है, मैम मेरे को तो पार्ट बी का बड़ा डर लग रहा है कि मेरा पार्ट बी क्वालिफाई भी हो रहा है नहीं हो रहा है, बिकॉज मैंने पार्ट ए में देखा कि थोड़े डुएबल क्वेश्चंस थे, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दिया और उसकी वजह से पार्ट बी में लेंथी क्वेश्चंस आ गए कुछ शिफ्ट्स में, है ना, वैसे तो सब में ही बराबर ही है, इसमें कोई विजिबल डिफरेंस है नहीं आपकी 7 शिफ्ट्स में, थोड़ा सा डिफरेंस है लेंथ ऑफ द क्वेश्चंस का, बाकी जो लेवल्स हैं क्वेश्चंस के वो लगभग सेम है, ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग है मतलब शिफ्ट्स, ठीक है, डिफिकल्टी सिमिलर है। अब देखिए जो क्वालिफिकेशन है मैम वो पहले ही चेक हो जाएगी नॉर्मलाइजेशन से या बाद में होगी। अब देखिए हम जस्टिस करने वाले हैं, है ना, द बोर्ड इज गोइंग टू डू जस्टिस फॉर द टू द कैंडिडेट्स, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले सबको बैलेंस ही तो करेगा, या डिफिकल्ट शिफ्ट के 40% गिन रहा है, इजी शिफ्ट के 40% गिन रहा है, ऐसा तो नहीं होगा, सभी शिफ्ट्स को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो लॉजिकली क्या होना चाहिए कि सबसे पहले शिफ्ट्स में नॉर्मलाइजेशन होगा पार्ट वाइज, पार्ट ए का हुआ, पार्ट बी का हुआ, हो गया। अब नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है आपका ये 40% वाला जो क्राइटेरिया है इसको चेक किया जाएगा कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं पार्ट, and those of you who are qualifying in part B, you are having a very good chance to qualify the exam. सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर हार्ड वर्क, ठीक है, और अब तो स्मार्ट वर्क का ज़माना है, तो स्मार्ट वर्क जिन्होंने किया होगा वही पार्ट बी ज़रूर क्वालिफाई, ठीक है, और लिटरेचर पोर्शन की भी हम बात करेंगे कि आजकल जो है हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क कैसे किया, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे अब हम आ जाते हैं,
ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम बात करेंगे कि जो मेल कैटेगरी है उसमें ई डोजियर और फाइनल, और फीमेल की ई डोजियर और फाइनल। और इसके बाद हम बात करेंगे कि जो एनसीटी का सर्टिफिकेट है वो कहाँ से लेना है, क्यों लेना है, क्या ज़रूरत है उसकी। ठीक है। एलिजिबिलिटी की भी हम बातें करेंगे। ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए। इसमें ई डोजियर में जो मेल कैटेगरी है आपकी, उसमें क्या रहेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, अराउंड 95 मार्क्स। ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द यूआर कैटेगरी। ठीक है। अब आप अपनी सब कैटेगरीज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आइडिया लगा लें। ठीक है। अराउंड 95 मार्क्स। ठीक है। आई एम स्टिल सेइंग द सेम। ठीक है। बट वी नेवर नो, आई कैन बी रॉन्ग, एनीवन कैन बी रॉन्ग। ठीक है। बिकॉज यहाँ पे पर्टिकुलर मार्क्स ही नहीं पता है बच्चे को। अब मैं आपको कहीं पे लिखने के लिए दे दूं कि जस्ट गिव मी योर एग्जैक्ट स्कोर, you will not be able to give because there is a range, right? So we people also cannot arrive at a particular this, but जो आपके polls कराए गए हैं in the WhatsApp group, ठीक है, और जो भी आपकी अलग अलग डिस्कशंस हुए हैं, कमेंट्स आए हैं आपके, उन सबको देखते हुए हम आपको बता रहे हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। ठीक है। वो बहुत सारी चीजें हैं। अब जो आपकी फाइनल है, जो फाइनल होती है वो 100 प्लस, या फिर आप कह सकते हैं 100 to 105 के बीच में रहने वाली। ठीक है। 100 to 105। ठीक है। ये आपको समझ आ गया। गॉट इट। नाउ फीमेल की बात कर लेते हैं। ई डोजियर मैंने आपको पहले भी बताया था कि अराउंड 110 मार्क्स फॉर द यूआर कैटेगरी। 110 मार्क्स प्लस माइनस 2-3 हो सकता है, 2 का ही होगा वैसे, इससे ज्यादा नहीं होने वाला। ठीक है। और फाइनल जो है वो आपकी 120 मार्क्स ही है। आई एम स्टिल ऑन द सेम। ठीक है। इसमें आपको माइनस देखने को मिल सकता है, प्लस नहीं होना चाहिए। ठीक है। एज लाइक ऑन एनालाइजिंग ऑल द थिंग्स आई एम सेइंग दिस। ठीक है। हो सकता है 1-2 मार्क ही प्लस होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको मेरी कट ऑफ में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो एक 120 जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है। दिस इज ऑन अ सेफर नोट, दिस इज ऑन अ सेफर नोट। ठीक है। लाइक इट्स योर सेफ स्कोर। ठीक है। अगर आप इसके अराउंड फॉल कर रहे हैं तो इट इज समवेयर योर सेफ स्कोर, राइट? सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस। आई होप आपको चीज़ें कन्विंस हुई होंगी। वी आर टॉकिंग ऑन सम लॉजिक, टॉकिंग विद सम लॉजिक, राइट? नेक्स्ट मैं आपके लिए क्राइटेरिया जो है आपका वो लेकर आई हूँ। ठीक है। इसमें भी आपको जो है चीज़ें एकदम क्लियर होने वाली हैं। ये आपका टीजीटी इंग्लिश मेल का मैंने उठाया है, इसी में जो आपकी एलिजिबिलिटी है वही रहने वाली है फॉर द फीमेल कैटेगरी ऑल्सो। नाउ लेट्स सी। फर्स्ट थिंग, आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, ऑनर्स भी चलेगा, पास भी चलेगा। ठीक है। बैचलर्स होनी चाहिए, ऑनर्स या पास कोई भी हो। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, बच्चे इसके ऊपर बड़े कंफ्यूज होते हैं। देखिए, अगर आपने टीजीटी हिंदी में अप्लाई किया तो हिंदी आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए इन योर ग्रेजुएशन। सिमिलरली अगर आपने इंग्लिश में अप्लाई किया है इन टीजीटी इंग्लिश, तो इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर कोई सब्जेक्ट मेन होगा तो आप उसे 2 इयर्स तक तो पढ़ेंगे ही। अगर वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट्स होगा तो 2 इयर्स तो कम से कम आप पढ़ेंगे उसे। ठीक है। तो वो चीजें हैं दैट इंग्लिश इज योर मेन सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन। ठीक है। दिस इज अकॉर्डिंग टू मी, देयर कुड बी सम चेंज बट व्हाट इट इज सेइंग आई एम एक्सप्लेनिंग द सेम। ठीक है। नाउ अगली चीज वो क्या देखते हैं भाई, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने जो है अपना ग्रेजुएशन किया हो और 45% मार्क्स आपके एग्रीगेट हो। अब जो 45% मार्क्स वाली बात है, ठीक है, वो रिलैक्सेबल है इन फ्यू कैटेगरीज। ठीक है। वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कैसे वो रिलैक्सेबल। देखिए 45% मार्क्स, या तो जिसने पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन किया है उनके लिए रिलैक्सेबल है। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने इसमें किया है, ठीक है, इन एनी ऑफ द टीचिंग सब्जेक्ट्स लिस्टेड अबव, या ठीक है, वही बात है। बिलोंगिंग टू SC ST उनके लिए भी रिलैक्सेबल है, और फिजिकली हैंडिकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए भी रिलैक्सेबल है आपका ये 45% वाला। ठीक है। अब हम देखते हैं अगली चीज। सेकेंड डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए कि आपके पास एक बीएड डिग्री होनी चाहिए। बीएड डिग्री में सब्जेक्ट है या नहीं है, दैट इज नॉट अ डिफरेंस।
that doesn't make a difference. B.Ed degree है because there are candidates who are already working with the DOE and NDMC who have B.Ed degrees and their subjects are not coherent. ठीक है, ये सब है. उसके साथ हिंदी की आपको नॉलेज होनी चाहिए और सीटेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए. ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी. दिस वॉज ऑल अबाउट द एलिजिबिलिटी थिंग. दिस इज अगैन आई एम टेलिंग यू इट्स रिलैक्सिबल अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज. ठीक है, यू कैन चेक दैट. नाउ एज आई टोल्ड यू कि ग्रेजुएशन में आपको इतना चाहिए, ठीक है, बीएड होना चाहिए और सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए. एनसीटी सर्टिफिकेट की हम बात करते हैं. एनसीटी सर्टिफिकेट नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन की तरफ से एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें जो आपने बीएड किया है, ठीक है, जो आपका बैचलर्स इन एजुकेशन है, उसका एक अप्रूवल है कि जिस यूनिवर्सिटी या जिस इंस्टीट्यूशन, जिस कॉलेज से आपने बीएड किया है वो एनसीटीई के द्वारा जो है सर्टिफाइड है. ठीक है, जहाँ से बीएड की आपकी ट्रेनिंग हुई है वो इंस्टीट्यूशन सर्टिफाइड है. ठीक है, किसी फेक इंस्टीट्यूशन से आपने बीएड नहीं की है, उस चीज़ का एक वैलिडेशन है एनसीटीई सर्टिफिकेट. तो आप इसको एक लिंक होता है उस पे के थ्रू आप अप्लाई करेंगे और आपको वो सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा. एंड यू कैन ऑल्सो गेट दैट लिंक, इट्स अवेलेबल इन द व्हाट्सएप ग्रुप. यू कैन ज्वाइन इट फ्रॉम द कॉमेंट्स. You will find it in the pinned comment. Okay, if you want to join the WhatsApp group, you can join from. Now, NCT सर्टिफिकेट जो है ना वो आपको कब जरूरत पड़ेगी, जब आप ई-डोजियर अपना फाइल करेंगे. ठीक है, तो इट बीइंग अ ग्रेट डे है ना, उस दिन जिस दिन आपको ई-डोजियर फाइल करना होगा, दैट ई-डोजियर मतलब अपलोड करना होगा, उस दिन जो है आपको NCT सर्टिफिकेट चाहिएगा. ठीक है, तो उससे पहले आप अपना बनवा के क्या मतलब उसको अवेलेबल करा लीजिए. ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में. देखिए, अभी हमारी आई थी प्रोविजनल आंसर की, उसके करेक्ट 1 मंथ के अप्रॉक्स टाइम लगेगा फाइनल आंसर कीज आने में. आपने कुछ ऑब्जेक्शंस भी लगाए होंगे. ठीक है, उसके बाद आफ्टर दैट देयर विल बी अ टाइम ऑफ ऑलमोस्ट 2 मंथ्स. लगभग 2 मंथ्स का टाइम जो है आपका लगेगा और दिसंबर के आसपास आप अपना जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं. दिसंबर से पहले आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है. इट मे बी लाइक इन 2026 की स्टार्टिंग में आए, लेकिन दिसंबर से पहले नहीं आने वाला है. दिसंबर में भी आ सकता है. ठीक है, 2021 का रिजल्ट 2 मंथ्स के बाद आ गया था. ठीक है, तो ये सब हिस्टोरिकली मैं आपको बता रही हूँ कि इतना टाइम आपको लगेगा. अब हम कुछ बातें कर लेते हैं कि जो टीजीटी और पीजीटी की DSSB में न्यू वैकेंसीज आ रही हैं उनके बारे में. आपने देखा होगा एक रिक्विजिशन है, ठीक है, विच इज़ सर्कुलेटिंग ऑन वेरियस सोशल हैंडल्स, जिनसे आपको दिख रहा होगा कि कुछ वैकेंसीज हैं, न्यू वैकेंसीज, जो आपको बहुत जल्द एक नोटिफिकेशन में देखने को मिलेंगी. ठीक है, और उसमें जो टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसीज हैं मेल कैटेगरी में थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं. फीमेल कैटेगरी में टोटल 53 वैकेंसीज हैं. ठीक है, यूआर में काफ़ी कम है और बाकी कैटेगरीज में अच्छी खासी हैं. ठीक है, तो आप उनके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो क्योंकि अब आपने लिटरेचर ऑलरेडी पढ़ा है. ठीक है, इट्स योर ग्रेट गुड लक दैट इफ़ यू गेट सेलेक्टेड इन दिस एग्जाम देन ऑफ कोर्स गुड गोइंग, है ना, वेरी नाइस, अमेजिंग, गुड रिजल्ट्स. लेकिन अगर आप अभी भी एग्जाम्स मतलब टच में रह रहे हैं लिटरेचर के, एंड ऑफ कोर्स बीइंग अ स्टूडेंट यू हैव टू एंड यू शुड बी इन टच, तो आप तैयारी कर सकते हैं लिटरेचर की. ठीक है, लिटरेचर मतलब आप एक तरह से प्रिपरेशन जो है अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ इसमें नहीं और भी वैकेंसीज जिनमें काम आने वाली. सो दीज आर द ऑनगोइंग वैकेंसीज. इनमें से कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जिनमें एप्लीकेशंस अभी भी ओपन है. ठीक है, यू कैन अप्लाई ऑन दोज पोस्ट्स एज वेल. सो देयर इज दिस इज क्लोज्ड. आई थिंक यूपीएलटी ग्रेड में टीजीटी की वैकेंसीज हैं. ठीक है, उसमें भी जो लिटरेचर है एक प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है, एंड आई नो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अपीयर दैट एग्जाम एज वेल, एंड वी आर हियर टू सपोर्ट यू विद द लिटरेचर पोर्शन इन दैट. ठीक है, अब यूपीजीआईसी लेक्चरर का है जिसमें गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम है, उसका भी एक प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है. साथ में यूपीजीडीसी, इसमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए यूपीपीएससी जो है इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगा. दिस इज द कंडक्टिंग बॉडी ऑफ दिस एग्जाम. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आरपीएससी. टीजीटी का एक एग्जाम है, साथ में पीजीटी का है. गुड नंबर ऑफ इंग्लिश वैकेंसीज आर देयर. ठीक है, आई एम नॉट श्योर वेदर द एप्लीकेशन विंडो इज क्लोज्ड और नॉट. प्लीज चेक इट. दीज आर द नियर बाय स्टेट्स, यू कैन अप्लाई.
ठीक है। नेक्स्ट, चंडीगढ़ में एसएससी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज भी ऑनगोइंग हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। नाउ if you have appeared for the HPSC exam which happened last year, ठीक है, and that particular exam got cancelled in the month of June this year, ठीक है, जून में अभी आपका जो HPSC का एग्जाम कैंसिल हुआ था वो अभी पेंडिंग है, उसकी फ्रेश डेट्स अनाउंस होने वाली हैं, ठीक है, और उसमें होते हैं 3 लेवल्स एज यू नो। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें लिटरेचर डोमिनेंट पार्ट प्ले करता है ना, सबसे ज़्यादा मतलब डोमिनेट करता है। सेकेंडली आपका ग्रामर भी आता है कुछ परसेंट, और राइटिंग कंपोजिशन और ये सब भी हो। सब्जेक्टिव लेवल में क्या होगा, उसमें टोटली आपका 80 to 85% लिटरेचर आता है, बाकी ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, एंड देन इंटरव्यू एवरीबडी नोज अबाउट, ठीक है। तो यू शुड हैव अ गुड कमांड बिकॉज अगेन इट्स अ गेजेटेड पोस्ट इन द ग्रुप बी brought to you by HPSC, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, या सो द बिगेस्ट अनाउंसमेंट ऑफ दिस वीडियो इज दिस, जिस तरह से अभी मैंने आपको चीजें क्लियर की हैं, इन द सेम मैनर आई टीच इन माई क्लासेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एंड फाइनली वी आर ब्रिंगिंग इट ऑनलाइन, ठीक है। तो सबसे पहली बार आप ये चीज देखने वाले हैं कि जो इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस हैं उनमें सिर्फ कम्युनिकेटिव या बोलचाल में ही बायलिंगुअल नहीं, स्टडी मटेरियल में भी बायलिंगुअल आपको मिलने वाले, जिसकी वजह से बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं उनको दे विल बी एट ईज, यू कैन सिट बैक एंड रिलैक्स बिकॉज बायलिंगुअल नोट्स आर गोइंग टू बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प टू यू, ठीक है, एट दैट टू एट नॉट एट ऑल एन एक्स्ट्रा कॉस्ट, ठीक है। एंड एज ऑफ नाउ द क्लासेस एंड एवरीथिंग इज कंप्लीटली फ्री, ठीक है। सो इसी तरह से लिटरेचर को हम सीखेंगे बहुत मस्ती के तरीके से, साथ में जो हमारे साउथ इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो कनेक्टेड हैं हमारे साथ, उनको भी मिलेंगे 100% इंग्लिश, ठीक है। सो डो नॉट गेट कंफ्यूज कि वी डो नॉट अंडरस्टैंड हिंदी और वी आर नॉट कंफर्टेबल इन द इंग्लिश मीडियम, राइट, सो देर इज एन ऑप्शन फॉर यू पीपल, ठीक है। अब मैं इसकी कुछ खास बातें आपको बता देती हूँ। देखिए, इसमें थोड़ा लिखा है कि ये जो हमारी क्लासेस लाइव आने वाली हैं कि उनमें हम सबको मतलब किस तरह से, देखिए आप चाहे नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप किसी सेट एग्जाम के लिए कर रहे हैं या फिर जो ये वैकेंसीज मैंने अभी डिस्कस की आप इनके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अब ग्रामर का वेटेज हर जगह बहुत कम हो गया बिकॉज ग्रामर एक डिफाइंड रहता है थोड़ा उसका, ठीक है, लेवल अलग अलग हो सकता है लेकिन थोड़ा डिफाइंड सिलेबस है, तो फिर भी बच्चे कर लेते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्कोर बन जाता है, लेकिन लिटरेचर काफ़ी वास्ट है। तो इसीलिए टू चेक द अनदर लेवल ऑफ another level of like intelligence in students, the boards are now adapting another exam pattern for TGT PGT English exams जिसमें लिटरेचर अब थोड़ा ज़्यादा आने लगा है। So these classes are going to be a great benefit to you, ठीक है। आप इसमें देखेंगे हम सभी एजेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आप देखेंगे कि सबसे पहले मैं आपको हर एज का एक हिस्टोरिकल, बहुत ज़रूरी है वो, अगर आप हिस्टोरिकली थोड़ा सा नहीं देखेंगे ना तो आपको जो है उस एज के राइटर्स, मेजर माइनर राइटर्स, एसेइस्ट, ड्रामेटिस्ट, पोट्स, है ना, जैसे भी राइटर्स हैं उस एज के, तब तक उनकी जो राइटिंग्स हैं, वर्क्स हैं, टेक्स्ट्स हैं, वो थोड़े समझ नहीं आएंगे। तो हर एज का हम क्या देखेंगे, पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझेंगे कि चल क्या रहा था, इंग्लैंड में चल क्या रहा था उस टाइम, है ना, या फिर ग्रीक में क्या चल रहा था, रोमन में क्या चल रहा था, द कंप्लीट वर्ल्ड लिटरेचर वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। साथ में हम डिस्कस करेंगे हर राइटर के बारे में, हर थीम जो है वर्क्स की डिस्कस होगी, फ्रॉम चौसर टू कंटेम्प्रेरी। क्या चौसर से ये लिटरेचर स्टार्ट होता है? हाँ, अगर ब्रिटिश लिटरेचर की बात करें तो जॉफ्री चौसर वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने रिफाइन किया था द ओल्ड इंग्लिश, है ना, मिडल इंग्लिश बन गई थी, उसको रिफाइन किया, तो मिडल इंग्लिश से ही हमारी डेवलप हुई थी जो अभी हम पढ़ते हैं, है ना, द रिफाइंड वर्जन। नाउ चौसर से पहले भी लोग लिखते थे, यस, इफ यू ट्रेस बैक टू योर ग्रीक पीरियड, ग्रीक क्लासिक्स में आप चले जाओ, आप रोमन क्लासिक्स में चले जाओ, आप देखोगे कि बीसी एरा में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एडी एरा, बीसी एरा में उन्होंने क्लासिक्स लिखे थे। जिस एज को, जो शेक्सपियर की एज को आप गोल्डन पीरियड कहते हो, एलिजाबेथन एज को, रोमन
या फिर रोम जो लिटरेचर है आपका, रोमन जो पीरियड था, रोमन क्लासिकल्स एंड ऑल, उनका बिफोर क्राइस्ट एरा में था वो पीरियड, द गोल्डन एज टाइम्स। उसी तरह से आप ग्रीक में भी देखेंगे, और तब आप देखेंगे कि किस तरह से सोफोक्लीस, है ना, किस तरह से जो आपके ये ग्रीक हीरोज हैं सभी के सभी, यूरिपिडीज, है ना, शाइलस, इन सब ने बहुत ग्रैंड वर्क्स लिखे उस टाइम पे। और आप देखोगे कि जो एलिजाबेथन राइटर्स है ना ब्रिटिश में, वो भी कहीं ना कहीं उनको भी इमिटेट करते हैं, इवन चौसर भी करते थे, है ना, जैसे आपका ट्रॉयलस एंड क्रेसीड, है ना, उसका भी एक रेफरेंस है विद द क्लासिक्स, वहां से लिया गया है, राइट। सो वो रेफरेंसेस चलते रहते हैं, सबसे पहले वही उन्होंने ही लिखना स्टार्ट किया था। तो चौसर से कॉन्टेम्प्रेरी राइटर्स सब के सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो रहेगा वो ये रहेगा कि आपके हर तरह के लिटरेचर, हॉलोकॉस्ट, अफ्रीकन, जापानीज, इंडियन, अमेरिकन, जर्मन, कंप्लीट ब्रिटिश, ये सब जो है आपके कवर होंगे, ठीक है। बिल्कुल बायलिंगुअल रहेंगे, नोट्स भी बायलिंगुअल रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा वो सब आपको बायलिंगुअल कंटेंट दिखेगा, आपको पढ़ते ही और मेरे समझाते ही कनेक्टेड फील होगा। जो दूसरा चैलेंज हम इंग्लिश लिटरेचर में फेस करते हैं ना, वो होता है कि हमने पढ़ लिया, हमने उसको याद भी कर लिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम उसे कई बार रिटेन नहीं कर पाते, ठीक है। तो वो रिटेन करने वाली प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। हाउ इज इट गोइंग टू हैपन? बिकॉज वी आर गोइंग टू ब्रिंग यू सर्टेन निमोनिक्स, सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स, है ना, जिनके थ्रू आपको चीजें एक इनडेलिबल इंप्रेशन आपके माइंड पे जाएगा और चीजें याद रहेंगी, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेशन, एंड दिस वॉज ऑल अबाउट the queries that you raised, and as I told, this video is co-powered by you people, ठीक है। और I hope कि सबको चीज़ें पसंद आई होंगी जो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो do not forget to like. You can also join us in the WhatsApp group, and if you have more queries you can put there, ठीक है। So this is Shilpa signing off, and I hope you had an amazing time. Stay fit, stay healthy.